तो हम लोग बात करने वाले थे प्रेस की स्वतंत्रता। तो अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता, ये जो वहां का संविधान है उसमें अभिव्यक्त रूप से वर्णित है, और हमारे यहां अभिव्यक्त रूप से प्रेस की स्वतंत्रता ये वर्णित नहीं है। ये फर्क है दोनों बातों का, और ये कोई गड़बड़ बात नहीं है। इसलिए कि हमारे यहां भी जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है, ऐसा माना गया है। और उसका जो अर्थान्वयन आया है उसमें आपका प्रेस की स्वतंत्रता आ ही जाएगी। तो अमेरिका और हिंदुस्तान, इसमें बेसिक अंतर यही है। बाकी आप सुनते आते हैं कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो चौथा स्तंभ ये कहां है? ये लोग अपने आप ही कहने लगे हैं। किसी अथॉरिटी ने कभी तो कहा होगा, ये लोगों की कल्पना है सिर्फ। तो हिंदुस्तान में ये बात लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये इसलिए चलती है क्योंकि अमेरिका में ये बात कही गई है। ठीक है, वहां जब समाचार पत्रों से जुड़े हुए मामले ये कोर्ट्स तक गए हैं, क्यों? वहां सीधे नियम है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और प्रेस की जो फ्रीडम है, इसको सीमित करने के लिए कांग्रेस कोई कानून नहीं बना सकती। वहां की संसद को हम कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस कोई कानून ऐसा नहीं बना सकती जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस ये रेस्ट्रिक्ट हो, प्रतिबंधित हो। तो वहां तो सीधे कह दिया, बना ही नहीं सकते। जबकि हमारे यहां वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर रेस्ट्रिक्शन के हेड ये स्वयं अनुच्छेद 19(2) में दिया, और वहां ये प्रतिबंध के हेड अर्थान्वयन से लाने पड़े। ये भी भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बीच फर्क है। और चूंकि हमारा संविधान बाद में बना, इसलिए जो जो कठिनाइयां अमेरिका में आई, उन कठिनाइयों से सबक लेते हुए हमने अपने संविधान में अभिव्यक्त रूप से उन चीजों को शामिल किया जो वहां अर्थान्वयन के प्रोसेस से, अर्थान्वयन की प्रक्रिया से लानी पड़ी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गाली देने तक सीमित नहीं हो सकती। ठीक है, यद्यपि गाली भी अभिव्यक्ति ही है। हमने आपसे कई बार कहा कि जब आप किसी व्यक्ति के प्रति अपनी घृणा शब्दों से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, जब आप किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता इसको शब्दों से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो आप प्रतीकों से उसको अभिव्यक्त करते हैं। गाली प्रतीक, आपके आंसू प्रतीक। ठीक है, कि आप किसी भाव से भरे हुए हैं। जब आप दूसरे के प्रति घृणा के भाव से भरते हैं, तब आपके मुंह से गाली प्रतीक के तौर पर निकलती है। और इस रूप में देखें तो गाली अभिव्यक्ति इसी का भाग है। लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गाली देने तक सीमित नहीं हो सकती, क्योंकि आपको किसी के प्रति घृणा अभिव्यक्त करने का हक नहीं है। इसलिए नहीं कि कोई घृणा के योग्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोग हैं घृणा के योग्य, लेकिन स्वयं आपका जजमेंट ये ठीक होगा कि अमुक व्यक्ति जिससे आप घृणा कर रहे हो वो घृणा के योग्य ही है। यह कैसे तय होगा? क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव जजमेंट है वो तो आपकी योग्यता पर निर्भर है, और आपकी योग्यता ये योग्यतम की योग्यता नहीं है। ठीक है, दुनिया में लोग
अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं के हैं, इसलिए आपको अपनी घृणा अबाध रूप से किसी के प्रति अभिव्यक्त करने की कोई इजाजत नहीं है। स्वयं स्टेट ने एक प्रोसेस बनाया है और उस प्रोसेस का सहारा लेकर, ठीक है, आप किसी व्यक्ति को घृणित या किसी व्यक्ति को प्रशंसा के योग्य घोषित करवा सकते हैं, लेकिन आप स्वयं किसी को गाली दें, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो कुछ आप अभिव्यक्त करेंगे उसका चयन स्वयं आपके द्वारा किया जाएगा और आपकी सदाचार की, आपकी नैतिकता की जो अवधारणाएं हैं वो आपकी अपनी हैं, वो दूसरों की धारणाओं से मेल खाएंगी या नहीं खाएंगी इसका कोई, ठीक है, भरोसा नहीं है। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सामाजिक हित के आधार पर आपकी अभिव्यक्ति की पहुंच के बाहर यह कर दिया जाना चाहिए। जैसे नैतिकता है, सदाचार है, इसे आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बाहर इसलिए किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नैतिकता या सदाचार की धारणा आपकी अपनी होगी, ठीक है। इसलिए आप जिसे अनैतिक समझते हैं उसकी निंदा करने का हक आपको नहीं दिया जाएगा। समाज जिसे अनैतिक समझता है, आप भले ही ना समझते हो उसको अनैतिक, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने की अनुमति अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको नहीं मिलेगी। आप जिसे सदाचार मानते हो, जैसे बहुत लोग समाज में आपको कहते मिलेंगे कि शराब में क्या बुराई है, कि आपकी मान्यता होगी कि शराब में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोगों ने जाना है कि शराब में बुराई है, ठीक है। तो आप क्या मानते हैं नैतिकता और सदाचार के नाते, इसे आपकी अभिव्यक्ति का पैमाना नहीं रखा जाएगा और नैतिकता और सदाचार ये न्यायालय तय करेगा, एक निष्पक्ष एजेंसी तय करेगी। और नैतिकता और सदाचार की जो मान्यताएं एक समय में चल रही हैं, उस समय पर आपको नैतिकता और सदाचार की उन मान्यताओं के खिलाफ बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होगी। यह अमेरिका में अनुभव किया गया, और जब अमेरिका में अनुभव किया गया तो हमने अपने यहां प्रतिबंध के शीर्षक के तौर पर 19(2) में नैतिकता और सदाचार इसको स्थान दिया। और फिर अमेरिका में भी यह अनुभव किया गया कि समाज हित में देश की एकता, अखंडता, देश के विदेशी राज्यों से संबंध, न्यायालय, इसकी गरिमा, ठीक है, इसको अक्षुण्ण रखना यह समाज हित में है। इसलिए न्यायालय के अपमान के संबंध में आपको अभिव्यक्ति देना, ठीक है, आपको अभिव्यक्ति देने से रोक दिया गया। देश की एकता और अखंडता, इसके खिलाफ अभिव्यक्ति देने से आपको रोक दिया गया। तो अमेरिका में जो अनुभव हुए हैं, ठीक है, उनके आधार पर हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के कुछ शीर्षक ये विकसित किए गए और ये माना गया कि इन विषयों के अगेंस्ट बोलना, यानी अनैतिक बोलना, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाली बात बोलना, यह अभिव्यक्ति नहीं है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग नहीं है, ये ज्यादा ठीक है। यह अभिव्यक्ति तो खैर है ही है, अभिव्यक्ति तो है, लेकिन यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग नहीं है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। और हिंदुस्तान का संविधान हो या किसी भी देश का संविधान हो, वो स्वतंत्रताओं के उपयोग की इजाजत देता है, स्वतंत्रताओं के दुरुपयोग की इजाजत नहीं देता। आपको दुरुपयोग करना है तो अकेले में करिए, ठीक है, उपयोग दुरुपयोग जो आपको करना है अकेले करिए। लेकिन जब आप समाज में रहेंगे, जब आप एक नागरिक के तौर पर समाज में निकलेंगे, तो फिर आपको नागरिकोचित आचरण करना ही होगा।
और नागरिकोचित आचरण क्या है, इसे आपकी पसंद पर नहीं छोड़ा जा सकता कि व्यक्तिनिष्ठ रूप से, सब्जेक्टिव ढंग से आप जो आचरण उचित समझते हैं वो करें। नहीं, इसको ऑब्जेक्टिव तौर पर तय कर दिया जाता है कि ये आचरण आपको करना ही होगा। और ऑब्जेक्टिव तौर पर जब कोई भी चीज तय की जाती है तो न्यूनतम जिसके बिना काम ही न चले उसी को ऑब्जेक्टिव तौर पर तय किया जाता है। ठीक है, जैसे कल मार वृक्षारोपण की धूम थी, तो अगर सिर्फ इतना आप तय कर लें, सिर्फ इतना कि जब तक अंतिम विकल्प यही ना बचे कि पेड़ काटना पड़ेगा, तब तक नहीं काटेंगे। काटेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप ये तय करो कि हम नहीं काटेंगे, काटेंगे, लेकिन तब काटेंगे जब उसके बिना किसी सूरत काम ही ना चल रहा हो, तब काटेंगे। ठीक है, आप देखेंगे किसी वृक्षारोपण की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हम जंगल की जमीन कब्जा नहीं करेंगे, सिर्फ आप इतना तय कर लें। जंगल आपने उगाए है, जंगल खुद उगता है। ठीक है, पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उग जाएगा। पेड़ के लगने का स्थान छोड़ देने की जरूरत है, उसे कब्जा मत करो, बस इतनी जरूरत है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि महिला को अधिकार देने की जरूरत नहीं है, जो आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है उसे छोड़ देने की जरूरत है। देंगे आप क्या? आप कोई दाता है? आप कोई भगवान है? दे तो सिर्फ भगवान सकता है, तुम क्या दे दोगे? तुमने जो जबरदस्ती कब्जा किया है उसे छोड़ दीजिए, बात खत्म हो गई। तो पेड़ तो खुद उगेगा, बस आप उगने दीजिए, आप उसमें कोई बाधा खड़ी मत करिए, सिर्फ इतनी सी बात है। और अगर इतना कर दिया जाए, कोई पेड़ लगाने की जरूरत नहीं। प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति ऑटोनोमस है, प्रकृति स्वायत्त है, प्रकृति आप पर आधारित नहीं है, आप प्रकृति पर आधारित है। आप क्या लगाएंगे पेड़? ठीक, आप तो लगा ही नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। और वही आप जो पेड़ लगाने का नाटक कर रहे हो, वो सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने का प्रयास है, और वो अच्छाई सकारण है कि आपके फोटो छपे, वो अच्छाई अंदर से नहीं आई है। ठीक है, इसलिए जैसे ही प्रेस रिपोर्टर हटते हैं, वैसे आप भी वहां दोबारा झांकना पसंद नहीं करते। और अगर अंदर से आई होती है बात कि नहीं पेड़ लगाना ही है, तो कोई देखे न देखे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने बेटे की सहायता तभी तो नहीं करते जब कोई फोटो खींच रहा हो, क्योंकि आपको लगता है अंदर से कि इसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। तो कानून हमेशा मिनिमम की अपेक्षा करता है, कानून मैक्सिमम की अपेक्षा नहीं करता है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका उपयोग करने में मिनिमम स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है कि अगर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए आपने निम्न काम किए हैं, जो भारत में अनुच्छेद 19(2) में वर्णित कर दिए गए और अमेरिका में जिन्हें अनुभव से, अर्थान्वयन की प्रक्रिया से ढूंढा गया है, तो फिर आपके द्वारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग किया जा रहा है उसे उपयोग नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग यह माना जाएगा। ठीक है ना, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। यह अमेरिका में अनुभव किया गया, हमने अपने संविधान में उसको अभिव्यक्त रूप से कहा। तो अगर हम नहीं कहते ये बात जो हमने कही अपने संविधान में अभिव्यक्त रूप से, तो हम मूर्ख हैं। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना हमने दूसरे देशों को कॉपी किया, नहीं, कॉपी नहीं किया, हमने दूसरे देशों के अनुभव से फायदा उठाया। और दूसरे देशों के अनुभव से फायदा उठाना यह बुद्धिमत्ता है। ठीक है, दूसरे के अनुभव से फायदा न लेना ये अहंकार तो है ही है, ये जातीय श्रेष्ठता की भावना तो है ही है, साथ ही साथ ये बेवकूफी भी है। मानो
इसका जो अनुभव है, ठीक है, तो मानव का अनुभव, उसका फायदा अगर किसी ने लिया है तो वो कॉपीइंग नहीं है, वो बुद्धिमत्ता है। ये बेवकूफी है कि हमने आग से जलते आपको देखा और सिर्फ इसलिए कि हमने खुद जलन अनुभव नहीं की थी, खुद को आग से जलाया और होने वाली जलन का अनुभव करके फिर ये कहा कि आग जलाती है। ऐसा अगर हम करते हैं तो मूर्ख के सिवा कुछ भी नहीं है। अमेरिका का संविधान 17वीं शताब्दी के आसपास बन रहा था, 17वीं और 18वीं हो, मेरी जबान न पकड़िएगा, न ये कहिएगा नहीं वो तो 17वीं नहीं, गूगल तो बता रहा है 16वीं। अरे होगा ना, हमें 16वीं मतलब ना हमें 17वीं, हम इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, वो आप गूगल पे ढूंढ लीजिए, ठीक है। लेकिन ये सही है कि हिंदुस्तान का संविधान लगभग 200 साल बाद अमेरिका के अस्तित्व में आया है, तो संविधान की फंक्शनिंग से जो अनुभव आए हैं वो ह्यूमन काइंड के, वो मानव मात्र के अनुभव हैं और उनसे लाभ लेना ये सबके लिए योग्य है। इसलिए हमने अनुच्छेद 19(2) बनाया। तो जहां दुरुपयोग पर अमेरिकन कोर्ट्स ये जहां भी वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, वहां न्यायालयों ने जो कुछ कहा दुरुपयोग के संबंध में, उसको हमने अनुच्छेद 19(2) में शामिल कर दिया है। तो जो उसके उपयोग के संबंध में उन न्यायालयों ने कहा, उसे शामिल न करना या उससे प्रेरणा न लेना, यह भी तो कोई ठीक बात नहीं है भाई। उन्होंने दुरुपयोग पर जो कहा उसको हमने अनुच्छेद 19(2) में अभिव्यक्त रूप से शामिल कर दिया। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उपयोग के संबंध में उन्होंने जो कहा, उसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में स्वीकार न करना, यह भी तो मूर्खता ही है। तो हमने जो उन्होंने उपयोग के संबंध में कहा उसे भी स्वीकार कर लिया। अब आप कहेंगे तो फिर अमेरिका में जब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्त रूप से प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित की गई, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? ठीक है, इसका जो कारण हमें समझ में आता है, हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक है। वो कारण हमें यह समझ में आता है कि अगर प्रेस की स्वतंत्रता यहां अलग से वर्णित की जाती है, तो चूंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो देश में लोकतांत्रिक वातावरण वहां 200 साल हो चुके थे, ठीक है, संविधान को काम करते हुए, और यहां तो आज भी जनता को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि कोई संविधान खत्म कर देगा, ठीक है ना, जबकि यह असंभव है, कोई खत्म कर ही नहीं सकता। लेकिन जब यहां की जनता अभी भी इतनी मैच्योर नहीं हो पाई कि उसे यह समझ में आए कि संविधान कोई नहीं खत्म कर सकता, कोई नहीं, 545 की 545 सीटें कोई जीत ले, इसके बाद भी संविधान खत्म नहीं हो सकता। तो जहां इतनी इमेच्योर जनता है, वहां अगर प्रेस की स्वतंत्रता अलग शीर्षक से वर्णित की जाती तो शायद जो इंप्रेशन होता वो ये होता कि प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना, किया ही नहीं जा सकता। यद्यपि तब भी प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग होती और उस पर इन प्रतिबंधों के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते थे और उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को इन आधारों के आधार पर आधारित न होने के कारण से हटाया भी जा सकता था। लेकिन यह तभी होता जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचता, और कई बार मामले उच्चतम न्यायालय तक जाते ही नहीं है और नीचे के स्तर पर गड़बड़ चलती रहती है। वो पक्षकारों की आर्थिक अक्षमता, पक्षकारों की जानकारी का अभाव, तो उन दशाओं में गड़बड़ हो जाता है। इसलिए शायद, हमें नहीं मालूम एक्चुअल कारण क्या है, लेकिन हमें ऐसा लगता है शायद इसलिए हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भाग के तौर पर वर्णित किया गया है, उसे अलग से वर्णित नहीं किया।
तो अमेरिका में यह बात पहली बार आई है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यह कहा। ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यह डिसाइड करते हुए माननीय जज महोदय की टिप्पणी है। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि उनका कहना यह है कि शासन, जिसे गवर्नमेंट अंग्रेजी में कहा जाता है, आपने गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव का पर्याय समझ रखा है, आपने सिनोनिम्स, ठीक है, आपने सिनोनिम समझा हुआ है गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि गवर्नमेंट अलग बात है और एग्जीक्यूटिव अलग बात है। एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस करती है, ये सही है, लेकिन विधायिका भी गवर्नेंस करती है। ठीक है, विधायिका यह बताएगी कि देश को गवर्न किस प्रकार के कानूनों से किया जाएगा। न्यायपालिका भी गवर्नेंस करती है, क्योंकि न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका ने जो तरीका बताया था गवर्नेंस का, क्या उसी तरीके से गवर्नेंस हुई। और तो विधायिका ने गवर्नेंस करने के लिए जो नीति निर्धारित की, अर्थात जो कानून बनाया है, क्या उसे बनाने की शक्ति विधायिका के पास थी। और चूंकि एग्जीक्यूटिव एक्चुअल काम करेगी, तो काम करने वाले से गलती संभव है, इसे एग्जीक्यूटिव पर दोहरा चेक लगाया गया है। एक आपने पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कहा, मेरा ख्याल अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 था। ठीक है, और हम लोगों ने वहां यह भी पढ़ा था कि इस तरह संसद एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करती है। और जहां तक वित्तीय मामले थे, वित्तीय मामलों में तो संसद की सैंक्शन अनिवार्य थी। ठीक है ना, बिना उनकी सहमति के भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि में न तो कुछ जमा होगा, न ही कुछ निकलेगा। और जो कुछ आप उधार लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन उधार जो कुछ लेंगे वो जब सब जाएगा भारत की संचित निधि में। तो जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है वो एग्जीक्यूटिव पर स्थापित किया गया ताकि गवर्नेंस ठीक ढंग से चले। और फिर इसके बाद एक एडिशनल चेक और लगाया, वो कौन? जुडिशरी। इसलिए वो चेक इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ये अपनाया है। और जब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ये अपना लिया हमने, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में बहुमत में होगी हमेशा। और कुछ विशेष विषय जिनमें स्पेशल मेजॉरिटी इसकी जरूरत है, उनको अगर हम छोड़ दें तो देश का सामान्य कामकाज सामान्य बहुमत के आधार पर चलाया जा सकता है और एग्जीक्यूटिव के द्वारा लेजिस्लेचर को अपने ढंग से शासित किया जा सकता है, क्योंकि वो तो हमेशा बहुमत में होंगे ही। इसलिए ये चेक बहुत प्रभावी ढंग से, ठीक है, नियंत्रण स्थापित करेगा। किस पर? कार्यपालिका के कृत्यों पर। इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए जुडिशरी एक एडिशनल चेक ये लगाया गया। और तब क्या बना? गवर्नमेंट या गवर्नेंस करने के लिए 3 इंस्टीट्यूशन आ गए। देश की शासन व्यवस्था 3 इंस्टीट्यूशन मिलकर चलाते हैं और तीनों के अपने काम है, तीनों इक्वल फुटिंग पर हैं, तीनों में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, कुछ नहीं। इसमें सबके अपने काम बटे हुए हैं। और चूंकि एग्जीक्यूटिव काम करती है, इसलिए उस पर दोहरा नियंत्रण, ठीक है, ये दोहरे
निरीक्षण की व्यवस्था, दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित की गई एक अनुच्छेद 75 के माध्यम से, और बाकी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण, जो भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में व्याप्त है, उसके माध्यम से। लेकिन जज महोदय ने यह कहा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उनके द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था थी, ठीक है, शासन के उचित संचालन हेतु, गवर्नेंस ठीक रहे इसके लिए फ्रेमर्स ने स्वयं ये व्यवस्था संचालित की है। लेकिन प्रेस, ये अतिरिक्त नियंत्रण की व्यवस्था इस रूप में विकसित हो गई है, विकसित हुई है। प्रेस जो आई थी वो तो इसलिए आई थी कि प्रेस एक न्यूट्रल एजेंट के तौर पर काम कर सके शासन और शासित इसके बीच में। शासन तक शासित अपनी बात प्रेस के माध्यम से पहुंचाएगा और प्रेस शासित की बात सीधे सीधे शासन के समक्ष रख देगी, उसमें अपने मन का कुछ भी नहीं मिलाएगी। और यही शासन जो योजनाएं घोषित करेगा वो शासितों तक ऐसा पहुंचा देगी। इस रूप में प्रेस का विकास हुआ था। इसीलिए प्रेस को एक नाम मिला मीडिया। मीडिया माने माध्यम, वो माध्यम है शासक के शासक तक पहुंचने का और शासक के शासित तक आने का। वो एक माध्यम है। जैसे यूट्यूब आपका एक माध्यम। यूट्यूब ने क्या किया? सिर्फ माध्यम उपलब्ध कराया है। फेसबुक ने क्या किया? सिर्फ माध्यम उपलब्ध कराया है, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं कि आप अपना चैनल बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो ला सको। तो हमने एक माध्यम बना दिया है। इससे पहले, अब इसी को दिमाग कहते हैं, इसी को, ठीक है, युग दृष्टा ये कहा जाता है, ठीक है। एक भी कार्यक्रम यूट्यूब अपना नहीं बनाता। इससे पहले स्थिति क्या थी? जो अभिव्यक्ति के माध्यम से दूरदर्शन, जो भी अभिव्यक्ति के माध्यम से वे अपने कार्यक्रम बनवाते थे और अपने कार्यक्रमों का प्रसारण वे करते थे। और इसीलिए आप तो उस युग को नहीं देखे हैं, हमने देखा है कि केवल संडे का दिन होता था, जिस दिन सुबह 7, साढ़े 7 से प्रसारण शुरू होता था और दिन में 3-4 बजे तक चलता था, और फिर शाम को 5:45 से शुरू होता था और रात में 9:30-10 बजे बंद हो जाता था। यानी 24 घंटे प्रसारण नहीं था। आप कितने कार्यक्रम बनवाएंगे? आपकी आर्थिक क्षमता भी तो है। और इन चैनलों ने क्या किया? सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म ये बना दिया और कुछ नहीं था, किसी से कुछ नहीं बनवाया। विभिन्न प्रतिभाओं के, विभिन्न क्षमताओं के लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट इन माध्यमों पर शेयर करना शुरू कर दिया। और चूंकि वे प्रतिभाशाली हैं इसलिए उनके सब्सक्राइबर्स आ गए, और सब्सक्राइबर जो व्यापारी हैं उन्हें सब्सक्राइबर्स तक अपनी बात भेजनी है तो उन्हें एड मिलने लगे। उस एड में से उन्हें भी पैसा मिला, उन्हें भी पैसा मिला। आज अभिव्यक्ति के अनेकों माध्यम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारा देखते हैं। वे सिर्फ माध्यम है, इसलिए उन्हें मीडिया कहा जाएगा। और वो डिस्कशन होल्ड कर रहे हैं विभिन्न टॉपिक्स पर। तो अमेरिका में यह कहा गया कि ये 3 इंस्टीट्यूशंस गवर्नेंस चलाते हैं और एक्चुअल जो गवर्न करता है वो कार्यपालिका है। एक्चुअल जो शासन चलाता है वो कौन है? सरकार है। और वैसे शासन ये तीनों संस्थान मिलकर चलाते हैं। इनमें से चूंकि वास्तव में शासन सरकार चलाती है, इसलिए उसको दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था है। लेकिन एक अतिरिक्त नियंत्रण मीडिया के रूप में विकसित हुआ। जन्म तो इसका माध्यम के तौर पर हुआ था, एक न्यूट्रल एजेंट के तौर पर हुआ था, लेकिन धीमे धीमे इसने
शासन के बारे में जो तथ्य थे और जो विचार थे, जो ओपिनियंस थे, उनको रखना शुरू कर दिया सामने, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, और साथ ही साथ जो सार्वजनिक महत्व के विषय हैं उन पर अपना विश्लेषण यह प्रस्तुत करना शुरू किया, और उसके माध्यम से उन्होंने लोकमत का निर्माण ये करना शुरू कर दिया। और लोकमत के निर्माण के कारण लोकतंत्र की पद्धति में जो शासक एक्चुअल है वो जनता द्वारा निर्वाचित ये है, और उसे लोकमत के आधार पर, लोकमत के परिवर्तन के आधार पर हटाया जा सकता है, तो उसे नियंत्रण में रखने की व्यवस्था यह भी इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से शुरू हो गई। दैट इज वाई आज की तिथि पर इसे शासन का या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र जो जिंदा है, यानी लोक जिस तंत्र को चला रहा है वो तंत्र चल पा रहा है, क्योंकि 3 संस्थान हैं जो लोक द्वारा स्थापित इस तंत्र को चलाने के लिए कृत संकल्पित हैं। उनमें से एक तंत्र है, उनमें से एक है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन इस लोकतंत्र द्वारा स्थापित तंत्र को, इस लोक के द्वारा स्थापित तंत्र को सम्यक ढंग से चलाने के लिए एक अन्य संस्थान का विकास हुआ है, और वो संस्थान कौन सा है? प्रेस। इसलिए इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये कहा है। ये बात अमेरिका में शुरू हुई, और चूंकि बात ठीक है तो ठीक बात कहीं से मिले उसे ले लेना चाहिए, और ठीक बात को सिर्फ इसलिए ना लेना कि वो स्वयं मेरे द्वारा नहीं कही गई है। ये जातीय श्रेष्ठता का भाव, ये नस्लवाद और मूर्खता, इसके अलावा अन्य कुछ बात हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ इतना ही है, अन्यथा ये बात ठीक है कि पूरी दुनिया की न तो जलवायु, न उसकी आवश्यकताएं, ठीक है, और न उसकी उपलब्धियां एक जैसी हैं, एक जैसी नहीं है। लेकिन दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई ज्ञान अर्जित हुआ वह दुनिया के प्रत्येक हिस्से के लिए लाभदायक है, और दुनिया के प्रत्येक हिस्से में रहने वाला व्यक्ति दुनिया के प्रत्येक विषय पर समान उपलब्धि और समान अनुभूति नहीं कर सकता। यह भी उतना ही सच है, और मानव का जीवन सीमित है। इसलिए मानव नहीं, मानवता की जो उपलब्धि है, ठीक है, मानवता की यात्रा, इससे जो अनुभव संचित हुआ है उसको लेने का हक मानवता का निर्माण करने वाले प्रत्येक मानव का है। और अगर वो नहीं करता है तो इसे ठीक नहीं कहा जाएगा, इसे मूर्खता ही कहा जाएगा। तो अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब चूंकि वो चौथा स्तंभ है, वो एक एडिशनल चेक, एक अतिरिक्त नियंत्रण का साधन ये इस रूप में विकसित हो गया, इसलिए, और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ये भी मिला कि कांग्रेस कोई कानून नहीं बना सकती, ठीक है, ऐसा जो प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करे। क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता का अक्षुण्ण रहना यह स्वयं प्रेस के हित में नहीं है, यह स्वयं समाज के हित में है, और यह स्वयं उनके हित में है जो शासन चला रहे हैं। क्योंकि कोई शासक यह नहीं कह सकता कि हम अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने लाभ के लिए भी करता है तो भी कहता यही है कि नहीं, जरूरत है इस चीज की। हमने कल भी कहा, हमेशा हम कहते हैं कि रावण भी अपहरण करने जाएगा तो जाएगा संत के ही वेश में, क्योंकि अगर वो राक्षस वेश में जाएगा तो जिसका अपहरण करने गया है वही सचेत हो जाएगा। अगर रावण 10 सिर के साथ गया होता तो सीता ने लक्ष्मण रेखा थोड़े लांगी होती, ठीक है, तब तो लागती ही नहीं, और लक्ष्मण रेखा के रहते अपहरण संभव नहीं था। इसलिए उसे जाना तो संत के ही वेश में पड़ेगा। अब जो मूर्ख और बदतमीज किस्म के लोग हैं वो संत रावण होते हैं, ये इन्फ्लुएंस समाज में देते हैं।
बल्कि बेवकूफी की बात है। इससे तो यह इंफ्लुएंस निकलना कि संत की स्थिति इतनी ऊंची है कि दुष्ट भी अगर सिर्फ उस प्रारूप को धारण कर लेता है जो संत का है, तो समाज उस पर विश्वास करता है। क्यों? संत कभी गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा अनुभव समाज का है। ठीक है, तो जिनको वाकई शासन चलाना है तो ये तो कहेंगे नहीं कि हम अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। कहेंगे तो यही कि हम समाज के लाभ के लिए काम कर रहे हैं, हम शासितों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है जूरिस्प्रूडेंस में, कई विचारक आए थे जिन्होंने कहा था कि आदमी में अच्छाई और बुराई एक साथ रखी गई है, और हमें चूंकि समाज का विनियमन करना है कानून के माध्यम से, इसलिए व्यक्ति की जो बुराइयां हैं उसका भी हम उपयोग समाज के लिए कर रहे हैं। है वो बुराई, है वो जहर, लेकिन उसका सदुपयोग करके हम उसे जीवन, ठीक है, सुरक्षित करने वाली चीज इस रूप में विकसित करते हैं, बजाय इसके कि उसे उसके मूल स्वरूप में रहकर जीवन नष्ट कर देने वाली चीज के रूप में ही रहने दें। ऐसा हम ना करें। उन्होंने कहा था व्यक्ति में लोभ है, इस लोभ को बढ़ाइए, और इस लोभ को बढ़ाएंगे तो व्यापार ये बढ़ेगा। हम ये कहेंगे कि अगर तुमने एक फैक्ट्री लगाई और 10,000 लोगों को रोजगार दिया, आप बिजली फ्री दे देंगे। ठीक है, हमने आपके लोभ को बढ़ाया, आप में सम्मानित होने की इच्छा है। हमने ये कहा कि जो 10,000 पेड़ लगाएगा उसका फोटो राजभवन में लगाया जाएगा। ठीक है, हमने आपके दुर्गुण उसे उभारा और उसे समाज के उपयोग में लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। तो चूंकि प्रेस क्या कर रही है, वीकनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट, जो शासन की कमजोरियां हैं उनको सामने रख रही है। ठीक है, अपने विश्लेषणों के माध्यम से, अपने तथ्यों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जो गवर्नमेंट की कमजोरियां हैं, यानी उसने कोई योजना घोषित की, कहां पर गड़बड़ चल रहा है, क्या वाकई जिस लक्ष्य को घोषित किया गया उस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है? नहीं प्राप्त हुआ तो क्यों नहीं प्राप्त हुआ? लोगों की इस संबंध में क्या राय है? क्या लोग वाकई उस घोषित योजना को अपने हक में मान भी रहे हैं या अपने हक में नहीं मान रहे हैं? और अगर वाकई कोई योजना बुरी है तो उसके संबंध में पब्लिक ओपिनियन ये तैयार करके, और शासक का काम क्या है, व्यवस्था बनाना, तो बुरा न हो, अच्छा हो, और अच्छा अच्छे से हो, यही तो उसका लक्ष्य है। ठीक है, और उसे करने में प्रेस सहयोग कर रही है, और आपका भी घोषित लक्ष्य क्या है, अच्छा करना। तो प्रेस आपका सहयोग कर रही है, आपका विरोध नहीं कर रही। वो आलोचना करती दिखती है, लेकिन उसकी आलोचना ठीक वैसी है जैसे वो लिखा ना कि गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर सहार दे, बाहर वाहे चोट। ठीक है, तो वो प्रेस कुछ ऐसी चीज है कि वो आपकी आलोचना करती दिखती है, लेकिन नहीं, आपकी आलोचना नहीं कर रही, वो आपके ही हित में काम कर रही है। दैट इज वाई प्रेस, इसको चौथे स्तंभ के रूप में अमेरिका में जाना गया, और स्पेसिफिकली मना कर दिया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध, प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध कांग्रेस कोई कानून नहीं बनाएगी, अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता के उपयोग के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनेगा। जब दुरुपयोग करेंगे तब तो बनेगा, और वो अर्थान्वयन से लाई गई चीजें। हमारे यहां भी इसी कॉन्सेप्ट को अपना लिया। ठीक है, और प्रिंटर्स मैसूर लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि प्रेस की स्वतंत्रता यह स्वयं शासक और शासित
दोनों के हित में, ठीक है। ये शासित के लिए है, उसका जो जानने का हक है, राइट टू नो है, उसको यथार्थ में संभव बनाती है। और ये शासक को जन कल्याणकारी योजनाएं इन्हें बनाने के लिए, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं उसने बनाई हैं उनके लागू होने में आ रही दिक्कतों से परिचित करवाकर शासक को सुचारू ढंग से शासन व्यवस्था चलाने में मदद करती है। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता को अबाधित रखा जाना चाहिए। तो लगभग जो अमेरिका में बात कही गई न्यायपालिका के द्वारा, वही न्यायिक विचार, ठीक है, हमारे यहां भी स्वीकार हुआ है। ठीक है, अभी हम प्रतिबंधों पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि कब कब प्रतिबंध लगाए गए और वे युक्ति संगत माने गए, अभी उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। अभी तो हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप कितने हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस महत्व का समझा गया है। अभी तो सिर्फ इसी पर बात। आप देखेंगे हिंदुस्तान में जब ये न्यायिक विचार स्वीकृत हो गया तो अनेक मुकदमे हुए। सकल न्यूज़पेपर, बेनेट एंड कोलमन, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स, ये 4 प्रमुख मुकदमे हैं जो हर बार कोर्ट होते हैं। इन 4 की तथ्यात्मक स्थिति, जो लीगल क्वेश्चन इसमें था वो, और जो जुडिशियल वर्डिक्ट आया वो आपकी जानकारी में होना ही चाहिए। और इसके बाद मिसलिनियस सिचुएशंस हैं, बहुत सारी मिश्रित दशाएं हैं, अर्थात अन्य मुकदमों में भी न्यायालयों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये 4 हैं जिन्हें डाला ही जाता है जब भी आप उत्तर लिखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर जब भी आप लिखेंगे, कुछ बोलेंगे, तो न्यायिक विचार प्रथमता इन 4 मुकदमों में 4 भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रकट हुआ है और उसको सुना जाता है, उसको बोला जाता है। पहला सकल न्यूज़पेपर, ठीक है, इसमें जो कुछ हुआ, ठीक है, वो इंपोर्टेड न्यूज प्रिंट इससे संबंधित है। जो इससे पहले हुआ था मुकदमा प्रिंटर्स मैसूर लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स कमिश्नर, क्योंकि वो टैक्सेशन से संबंधित मामला था, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि चूंकि प्रेस ये शासक के हित में है, ये व्यक्तियों के हित में है, क्योंकि उनके राइट टू नो, इसको वो यथार्थ में संभव बनाते हैं, इसलिए इस पर उस ढंग से टैक्सेशन नहीं किया जा सकता जिस ढंग से अन्य इंडस्ट्रीज पर टैक्सेशन किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अन्य इंडस्ट्रीज लाभ के लिए चलाई जा रही है, और अगर प्रेस को हम लाभ के लिए चलाया जा रहा मान भी लें तो भी यह संपूर्ण समाज के हित में अधिक है। लाभ के लिए चलाया जाना कम है, और वहां संपूर्ण समाज का हित ये प्रमुख नहीं है, प्रमुख अपना लाभ है। संपूर्ण समाज का हित हो जाए उस माध्यम से तो हो जाए। आपको नौकरी देने के लिए फैक्ट्री नहीं लगती, फैक्ट्री अपने लाभ के लिए लगती है, ये ठीक है कि उसमें नौकरियां लगती हैं, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्ट इसको देखा जाएगा। प्रेस की इंडस्ट्री में प्राइमरी ऑब्जेक्ट लाभ कमाना नहीं है, इसलिए इसको वैसे इस इंडस्ट्री पर, इस उद्योग पर, अगर हम इसे इंडस्ट्री माने तो इस उद्योग पर उस ढंग से कराधान नहीं किया जा सकता जिस ढंग से अन्य इंडस्ट्रीज पर कराधान किया जाएगा, क्योंकि टैक्स से संबंधित मामला था, ये डिसाइड हो चुका था। अब आता है सकल न्यूज़पेपर, और सकल न्यूज़पेपर का नाम जैसे ही आएगा इसका मतलब ये
सभी समाचार पत्रों द्वारा दायर किया गया मुकदमा था। ठीक है ना, क्योंकि कहा सकल न्यूज़पेपर। ठीक है, तो सकल न्यूज़पेपर में मसला यह था कि बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं देश के अंदर, उन्हें अपने समाचार पत्र को छापने के लिए विदेश से न्यूज प्रिंट, इंपोर्टेड न्यूज प्रिंट ये मंगाना पड़ता था। और इंपोर्टेड न्यूज प्रिंट पर गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी और ऑक्सिलरी ड्यूटी, इनकी हिंदी आप देख लीजिएगा क्या होती है, लेकिन कस्टम ड्यूटी और ऑक्सिलरी ड्यूटी ये इंपोज की और ये कहा कि विदेश से जो न्यूज प्रिंट आप मंगाएंगे उस पर अमुक दर से आपको कस्टम ड्यूटी और ऑक्सिलरी ड्यूटी देनी पड़ेगी। इस बात को लेकर सकल न्यूज़पेपर यानी सारे न्यूज़पेपर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंच गए और उनका तर्क यह था कि अगर ऑक्सिलरी ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी आपने इंपोज की, हाई रेट से इंपोज की, तो उसका भुगतान करने के लिए हमें अपने रेट्स ये बढ़ाने पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चल सकता। और अगर हमने रेट बढ़ाए, ठीक है, तो हमारी जो प्रसार संख्या है इस पर विपरीत असर कारित होगा। शायद ये इंडियन एक्सप्रेस के तक तथ्य हैं, सकल न्यूज़पेपर के जहां तक हमें याद पड़ रहा है, देखना पड़ेगा। या तो हो सकता है इस सकल न्यूज़पेपर, हाँ ठीक है, सकल न्यूज़पेपर के ही, ठीक है, फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमने अगर रेट बढ़ा दिया तो जो हमारी प्रसार संख्या है इस पर विपरीत असर आएगा, और विपरीत असर आने की दशा में हमारी प्रसार संख्या घटेगी, और प्रसार संख्या घटने पर हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यह सीमित हो जाएगी। गवर्नमेंट ने इसका उत्तर दिया और गवर्नमेंट ने कहा कि इंडस्ट्री जो प्रेस की है इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो समाचार पत्र का यह है कि वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, राइट टू नो इसके एंजॉयमेंट में सहायक है। लेकिन इसका एक अन्य पक्ष यह भी है कि एक इंडस्ट्री यह भी है, और हमने इसका जो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है इसको रेगुलेट किया है, और इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट को लोक हित में रेगुलेट करने की हमें ताकत है। इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट हम लोक हित में रेगुलेट कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 जी, इसमें आपको कोई भी पेशा व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 19(6) उसमें आपकी व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का हमें हक है। और हमने अनुच्छेद 19(6) की जो बात है उसका उपयोग करके इनके इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट को रेगुलेट किया है। और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे द्वारा इंपोज की गई इंडस्ट्रियल जो ऑक्सिलरी और कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, इसके कारण कोई दिक्कत आई है और वो इन्हें देनी ही पड़ेगी। अब दो विपरीत हित, एक और प्रेस की स्वतंत्रता है और दूसरी ओर, ठीक है, समाज का आर्थिक हित है। और इसमें जो समाचार पत्र थे उनकी ओर से यह भी तर्क आया कि आप ऐसी व्यवस्था करते हैं कि प्रेस पर टैक्सेशन संभव ही ना रहे, प्रेस पर किसी ढंग का कोई टैक्सेशन ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेस राइट टू नो में सहायक है।
सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि जो समाचार पत्र हैं उनकी बात यहां तक एकदम ठीक है कि जो कस्टम ड्यूटी है और जो ऑक्सिलरी ड्यूटी है उसे इतने ज्यादा दर से नहीं लगाया जाना चाहिए कि वो प्रसार संख्या पर विपरीत असर डाल दे, अर्थात समाचार पत्रों को अपने रेट्स बढ़ाने पड़े और रेट्स बढ़ाने के कारण उनकी जो प्रसार संख्या है वो घट जाए। ऐसा करने का, हाँ ये इंडियन एक्सप्रेस का ही तथ्य है, ठीक याद आ गया, मैं ये इंडियन एक्सप्रेस का ही है, ठीक है। सकल न्यूज़पेपर का अलग मसला है, वो भी बताएंगे, ये इंडियन एक्सप्रेस का ही है, ठीक है। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप इस ढंग से काम नहीं करेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता का एंजॉयमेंट ये मुश्किल हो जाए, क्योंकि प्रसार अगर घटा तो फिर प्रेस की स्वतंत्रता विपरीत रूप से प्रभावित होगी ही होगी, क्योंकि अगर प्रसार नहीं है तो बात कहने में मजा ही नहीं आएगा, बात कहने की जो प्रेरणा है, क्योंकि हमारी बात कहीं तक जा ही नहीं रही। और उनका एक बात और है कि प्रसार की स्वतंत्रता नहीं है, प्रसार को, या यूं कहें केवल प्रसार की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि प्रसार को किसी भी सीमा तक करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, किसी भी सीमा तक। और आपका ये जो काम है इससे रेट बढ़ेगा और प्रसार घटेगा, और आप ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आप ये कहो कि हम वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रतिबंध जो लगाया है वो अनुच्छेद 19(6) के आधार पर न्यायोचित है। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी स्वतंत्रता को किसी भी स्वतंत्रता पर अधिमान मिला ही नहीं है। सारी स्वतंत्रताएं एक समान स्तर पर खड़ी हैं, और उनमें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर है, ठीक है। आप यह भी नहीं कह सकते। अर्थात अगर आप किसी स्वतंत्रता को सीमित करना चाहते हैं तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा कि जो स्वतंत्रता आप सीमित करना चाहते हैं उसको सीमित करने के लिए जो आधार संविधान में दिए गए हैं वे भी संतुष्ट हों। आप कहते हैं कि हमने कमर्शियल जो पक्ष है उसको रेगुलेट किया है और इसको रेगुलेट करने का हक हमें है, लेकिन आपके इस रेगुलेशन का जो असर है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहा है, और जब हो रहा है तो या तो आप ये करिए कि आपके द्वारा जो लगाया गया प्रतिबंध है वो अनुच्छेद 19(6) के मुताबिक भी ठीक साबित हो और अनुच्छेद 19(2) के मुताबिक भी ठीक साबित हो, तब तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ये नहीं हो सकता कि वो अनुच्छेद 19(2) के आधार पर ठीक नहीं है, अनुच्छेद 19(6) के आधार पर ठीक है, तो हम उसे चलने दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 19(2) व्यापार के पक्ष को नियंत्रित करने के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं कराता। आपके प्रतिबंध का संबंध या तो राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, ठीक है, न्यायालय का अपमान, नैतिकता, सदाचार, अपराध का उद्दप, ठीक है, अपराध का किया जाना दुष्प्रेरित करने से संबंधित या उसे रोकने के लिए हो, अर्थात जो अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध के आधार बताए गए उन पर आधारित हो, तब तो बात अलग। 19(6) के आधार पर आप 19(2) की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई अधिमान किसी भी स्वतंत्रता को एक दूसरे पर नहीं है। इसलिए आपकी यह बात गलत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप इस रेट से ऑक्सिलरी ड्यूटी, इस रेट से कस्टम ड्यूटी इंपोज नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेट से कस्टम ड्यूटी या ऑक्सिलरी ड्यूटी इंपोज करना ये लोगों के राइट टू नो, इसके लिए उन्हें कर देने को विवश करना, यही कहा जा सकता है, और शेष कुछ भी नहीं। और ये कौन लगा रहा है? वे जो संविधान बचा रहे हैं आजकल, वे ही लगा रहे हैं। उस समय
जिनके ऊपर आरोप है कि वो संविधान खत्म कर रहे हैं, वो नहीं थे सत्ता में, उन्होंने ये नहीं लगाया है। ठीक है, कोर्ट ने कहा ये राइट टू नो पर टैक्सेशन, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात समाचार पत्रों की भी गलत कि किसी भी प्रकार का उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह भी गलत, क्योंकि आप भी स्टेट की बहुत सारी चीजें उपयोग करते हैं, चाहे रोड हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे फैक्स हो, ठीक है, और चाहे आपका ईमेल हो, कुछ भी हो, आप भी स्टेट की बहुत सारी चीजें उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो तो आप उसका पैसा नहीं देंगे। हाँ, ये ठीक है कि इंडस्ट्रियल रेट पर आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, जैसे इंडस्ट्री से लिया जाता है वैसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन लिया ही नहीं जाएगा, ये कौन बात हुई? ठीक है, लिया तो जाएगा, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निकल रही है, और प्रेस की स्वतंत्रता अंततः व्यक्ति की स्वतंत्रता है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता को जिन आधारों पर सीमित किया जा सकता है, उन आधारों पर प्रेस की स्वतंत्रता उसे भी सीमित किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति विभिन्न कानूनों के अधीन है, ऐसे आप भी हैं, इसलिए आप नॉर्मल रेट से टैक्स देंगे, ये तय है। और उन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर स्वयं इस सारी जो गवर्नमेंट की अधिसूचना या गवर्नमेंट की योजना थी उसको स्वयं कोशिश करते हैं, तो संभावना यह भी थी कि वो प्रोस्पेक्टिवली लागू होता, भविष्य लक्ष्य प्रभाव से लागू होता, ठीक है ना, और तब लागू करने के दिनांक से निर्णय के दिनांक के बीच की जो अवधि थी वो सबके लिए पैसा देना पड़ता, ठीक है ना, समाचार पत्रों को। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से ही कहा कि आप रिकंसीडर करो इसको और अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दो, ठीक है। मॉडिफाई किया, किस रेट से आया, वो हमारे रुचि का विषय नहीं है। यहां से एक बात तय होती है, दो ला पॉइंट डिसाइड हुए। एक, प्रेस सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है और उसे इंडस्ट्री की भांति उस पर टैक्सेशन नहीं किया जा सकता। और दूसरा, जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनमें एक पर अगर प्रतिबंध लगेगा तो उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के जो आधार है उन्हें संतुष्ट होना ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि एक स्वतंत्रता संरक्षित करने के लिए प्रतिबंध के जो आधार हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करते हुए हमने जो कानून बनाया उससे दूसरी स्वतंत्रता का अगर वायलेशन हो रहा तो होता रहे, ठीक है। अगर जिस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया गया है उसे बनाने के आधार अगर संतुष्ट है तो कानून संवैधानिक है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। यह चीज डिसाइड हो गई। और 6 की 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों के द्वारा एक साथ उपयोग की जाती हैं, उनमें से किसी पर भी आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के जो शीर्षक हैं उन्हें संतुष्ट होना ही चाहिए। यह बात निकल आई, 2 लॉ पॉइंट डिसाइड हुए। एक बात यहीं पर समझ लेनी कि प्रेस की स्वतंत्रता किसे है? नागरिक को, प्रेस की नहीं, अभिव्यक्ति की। हमारे यहां प्रेस की स्वतंत्रता तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे? नागरिक को। इसका मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स या पाकिस्तानी अखबार द डॉन हमारे यहां उन सुविधाओं की मांग करे जो सुविधाएं वे हमारे देश में, हमारे देश के न्यूज़पेपर उपभोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। संभवतः यह भी एक कारण रहा होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, से संबंधित जो प्रावधान है अमेरिका में उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल कर दिया। लेकिन हमारे यहां प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रखा, क्योंकि नागरिक जहां उपयोग करेगा और जो विदेशी समाचार पत्र हैं वे इस स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसमें से यह बात भी निकलती है। अब जहां तक इंडियन एक्सप्रेस, सकल न्यूज़पेपर का सवाल है, तो सकल न्यूज़पेपर में
इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट को ही गवर्नमेंट ने रेगुलराइज किया था। ठीक है, किया इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट, इसीलिए हमें मिसकॉन्सेप्शन हो रहा था सकल न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस के तथ्यों में। सकल न्यूज़पेपर में भी उन्होंने क्या किया था, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट, इसी को रेगुलेट करने की बात की थी। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तय किया था, एक पॉलिसी निकाली थी गवर्नमेंट ने, और यह कहा था कि अगर किसी समाचार पत्र के द्वारा अपना मूल्य इतना रखा गया है तो उसे इतने पेज छापने ही होंगे। ठीक है, और वो जो इतने पेज छापेगा, उन पेजों में से एक निश्चित स्थान पर उसे न्यूज एंड व्यूज छापने होंगे, और वो जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, वो केवल अमुक स्थान में ही छाप सकता है। यानी न्यूज एंड व्यूज कितने में छपेंगे, पेज कितने होंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए कितनी जगह होगी, इस सबको गवर्नमेंट ने तय किया था। और ये भी उन्हीं ने किया था जो संविधान बचा रहे हैं, उन्हीं ने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नए रक्षक के तौर पर जन्मे हैं, वही कर रहे हैं ये सब। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें उनसे जो घृणा है वो इसलिए नहीं है कि हम घृणा लेकर पैदा हुए थे, हमने कानून को ठीक से पढ़ लिया है, बस इसीलिए घृणा है उनसे। ठीक है, एक एक हरकत, एक एक बात ऐसी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अरे आपको क्या मतलब, हम कितने भी पैसे ले रहे हैं, ये हमारे इनके बीच का मामला है। हम इसे 10 रुपए में समाचार पत्र की प्रति बेच रहा है या 20 रुपए में बेच रहा है, तुम्हें क्या मतलब है इससे? हम इन्हें एक पेज इतना दे रहे हैं 20 रुपए में, तुमसे मतलब? ठीक है, हम पूरे में न्यूज एंड व्यूज छाप रहे हैं या पूरे में एडवर्टाइजमेंट छाप रहे हैं, तुमसे मतलब? तुमसे क्या मतलब है? और ठीक यही बात है, इन शब्दों में नहीं, अच्छे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ठीक यही बात। गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली और उसके अंतर्गत समाचार पत्रों के मूल्य के मुताबिक, उनके पेजों की संख्या, उनके मूल्य के मुताबिक, उसमें छपने वाले न्यूज एंड व्यूज के लिए स्थान, उनके मूल्य के मुताबिक उसमें विज्ञापन का स्थान, ये सब तय कर दिया। और ये कहा कि अगर आप इससे कम छाप रहे हैं तो आपको रेट गिराने होंगे। ठीक है, इससे कम पेज छाप रहे हैं, इससे ज्यादा छापेंगे तो रेट बढ़ेंगे ही। ठीक है, ये उठा करके चैलेंज हो गया और कहा गया कि समाचार पत्रों की आमदनी का मुख्य भाग एडवर्टाइजमेंट है। कई बार एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देते हैं, कई बार घटा भी देते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट का स्थान तय करना, ये हमारी स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप है। जब हम आपसे कुछ मांगते नहीं, आप हमें कोई वो तो दे नहीं रहे सब्सिडी, तो हम आपसे कुछ मांगते नहीं। एडवर्टाइजमेंट हमारी आय का मुख्य स्रोत है, उसी से हम सारी चीजें चलाते हैं। आप उसका स्थान ही तय किए दे रहे हो, उतने में हमारा काम नहीं चला तो हमें रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे भाई, फिर तो हम रेट ही बढ़ाए और तो कोई चारा नहीं बचा। आप कहते हो कि इतना अगर हम मूल्य लेंगे तो हम इतने पेज छापेंगे। आपने आर्थिक दशाओं के संबंध में समाचार पत्रों की कोई डेटा कलेक्ट किया है? तो क्या जो मूल्य आप बता रहे हो, इतने पेज इसमें छापे जाने संभव हैं? और उतने स्पेस के एडवर्टाइजमेंट के बाद जितना आप बता रहे हो, क्या ये संभव है? और साथ ही यह भी तय कर दिया था कि सप्लीमेंट कितने छापे जाएंगे। सप्लीमेंट जैसे रविवासरी है, ये सब नहीं आते हैं, तो सप्लीमेंट कितने छपेंगे, सब आपने तय कर दिया। क्यों? उनका कहना था एक तो इससे हमारी प्रसार संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हमें रेट हो सकता बढ़ाने पड़ जाए, और अगर संभाव्य भी है कि आपका जो काम है वो संविधान के विरोध में जाएगा तो भी शून्य कर दिया जाएगा, जबकि एक्चुअली वो विरोध में नहीं गया है अब तक, लेकिन संभावना है कि चला जाएगा।
तो समाचार पत्रों का ये तर्क कि ये मामला हमारे और हमारे पाठक के बीच का है, इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, इसको मान्यता दी उच्चतम न्यायालय ने। और इसमें कहा कि प्रसार, जो बात हमने कही थी वो इसी में कही है कि प्रसार का हक नहीं है, या केवल प्रसार का हक नहीं है, बल्कि किसी भी सीमा तक प्रसार का हक है। और आप ये जो कर रहे हैं, इससे रेट बढ़ने के कारण उनका प्रसार सीमित हो सकता है, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट की वो योजना उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी। तो सकल न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में कमर्शियल, और गवर्नमेंट का तर्क यहां भी यही था कि हम तो कमर्शियल एस्पेक्ट को रेगुलेट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये जितने पैसे लेते उतने पेश तो दें, हमारा काम है जनता के हित को देखना। और ये बात सही है उनकी। हमने फिर कहा कि रावण भी आएगा तो संत के वेश में, गवर्नमेंट भी तर्क देगी तो लोकहित के आधार पर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो लोकहित का प्रतिनिधित्व कर रहा है या लोकहित का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, इसी को देखना कोर्ट का काम है। तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि हम तो लोकहित में काम कर रहे हैं, ये इतने पैसे ले रहे हैं तो उतना माल तो दें, जितने पैसे ले रहे हो उतने माल तो दो। तो न्यूज एंड व्यूज तुम क्यों नहीं दोगे, तुम एडवर्टीजमेंट क्यों छाप लोगे, तुम सप्लीमेंट कितने दोगे ये हम बताएंगे, ठीक है। जब आप इतने पैसे ले रहे हो तो ज्यादा सप्लीमेंट दो, ठीक है। आप इतने कम क्यों दे रहे हैं, आप पेज इतने छाप रहे हो और पैसे इतने ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर दूसरे का तर्क आ ही जाएगा कि सप्लीमेंट हम बढ़ाएंगे तो हम रेट बढ़ाएंगे, ठीक है, हम पेज बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ाएंगे, ऐसे तर्क आने ही लगेंगे। फिर तो ये इंडस्ट्री बन जाएगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचा। और एक्चुअल जो तुम्हारा उद्देश्य है वो यही है कि यही हो, इसीलिए तुम कर रहे हो। कहे अच्छी अच्छी बातें रहो, कहता तो रावण भी अच्छी है, रावण भी खराब बात थोड़ी कहता है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो आप लाए हो इससे संभाव्य ये है कि सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित होगी और ये राइट टू नो इसके विरोध में होगा, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने किया और ये मान्यता दी कि प्रसार नहीं, प्रसार किसी भी सीमा तक ये करने का हक है। अब बचा इंडियन एक्सप्रेस और आपका ये हो गया बेनेट एंड कोलमन, हिंदुस्तान टाइम्स, और जो मिसलिनियस सिचुएशन है जिनमें न्यायिक मत आया है भिन्न भिन्न बातों पर, और क्या क्या समझ लिया गया है, इसको संपूर्ण रूप से कल कंक्लूड करेंगे। देखिए क्या लिख के आ रहा है, देखो।